आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार के बारे में और इसके अंतर्गत हम जानेंगे कि वर्ण विचार किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला क्या है, वर्ण के कितने प्रकार हैं, स्वर किसे कहते हैं, स्वर के कितने भेद हैं और स्वरों के उच्चारण स्थान क्या हैं, अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग और अयोगवाह के बारे में, व्यंजन और व्यंजन के भेद और व्यंजनों के उच्चारण स्थान के बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं कि वर्ण विचार किसे कहते हैं। वर्ण विचार व्याकरण के उस भाग को कहते हैं जिसमें वर्णों के आकार, भेद, उच्चारण तथा उनके मेल से शब्द बनाने के नियमों का निरूपण होता है। आइए जानते हैं कि वर्ण क्या है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। इसके और टुकड़े नहीं हो सकते। बोलने सुनने में जो ध्वनि है, लिखने पढ़ने में वह वर्ण है। वर्ण शब्द का प्रयोग ध्वनि और ध्वनि चिन्ह दोनों के लिए होता है। इस तरह वर्ण भाषा के मौखिक और लिखित दोनों रूपों के प्रतीक हैं। अतः हम वर्ण की परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं। वर्ण वह ध्वनि है जिसके और खंड नहीं किए जा सकते। आइए देखते हैं कि वर्णमाला किसे कहते हैं। किसी भाषा के सभी वर्गों के व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध समूह को उसकी वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों सहित 52 वर्ण हैं। संयुक्त वर्ण दो वर्णों के मेल से बनते हैं, इसलिए कुछ विद्वान इन्हें अलग से वर्णमाला में शामिल नहीं करते। संयुक्त वर्णों को वर्णमाला में न जोड़ने पर वर्णों की संख्या 48 मानी जाती है। हिंदी वर्णमाला में वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। आइए अब जानते हैं स्वर के बारे में। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं। आइए जानते हैं ये स्वर कौन से हैं। अ आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ और दो अयोग वहाँ हैं, अंग और अह। आइए अब जानते हैं स्वरों की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। स्वर स्वतंत्र ध्वनि माने जाते हैं। स्वर व्यंजनों के उच्चारण में मदद करते हैं। इनके उच्चारण में हवा मुंह से बिना किसी रुकावट के बाहर आती है। स्वरों का प्रयोग दो रूपों में किया जाता है। व्यंजन से पहले अपने मूल रूप में, जैसे आज़ादी, ईमान, एकता आदि। आप यहाँ देख रहे हैं कि आज़ादी शब्द में आ स्वर अपने मूल रूप में आ रहा है। इसी प्रकार ईमान और एकता शब्दों में भी ई और ए स्वर अपने मूल रूप में आ रहे हैं। व्यंजन के बाद मात्रा के रूप में, जैसे चार, कील। चार में च व्यंजन है और आ का प्रयोग मात्रा के रूप में किया गया है। ऐसे ही कील में क व्यंजन है और ई स्वर का प्रयोग मात्रा के रूप में किया गया है। स्वर के 3 भेद होते हैं। ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये 4 हैं, अ, ई, उ और री। दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से लगभग दुगुना समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये 7 हैं, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। प्लुत स्वर। प्लुत स्वर का प्रयोग अब चलन में नहीं है। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है वे प्लुत स्वर कहलाते हैं, जैसे ओम। इसका प्रयोग बहुत कम होता है। इसका आकार अंग्रेजी के एस की तरह होता है। किसी को पुकारने में आवाज़ को लंबा खींचने के लिए इसे लगाने का चलन आज भी है। और इसके उदाहरण आप देख रहे हैं, जैसे हम किसी को आवाज़ लगाते हैं ए आदि। अनुस्वार।
जिस स्वर के उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है उसे अनुस्वार कहते हैं। इस ध्वनि का उच्चारण न, य, म के समान होता है, जैसे संत, गंगा, चंपा आदि। बिंदी यानी अनुस्वार की ध्वनि सीखने के लिए केवल 3 वर्ण याद रखें, न, म और अंग। किसी शब्द में यही वर्ण जिस स्वर के बाद सुनाई दे उसके ऊपर नियमानुसार बिंदी लगा देनी चाहिए। जैसे स, न, त, संत, स के ऊपर बिंदी लगा देनी है। स के बाद न सुनाई दे रहा है, इसलिए बिंदी जो है वह स के ऊपर लगेगी। ऐसे ही चंपा, च के बाद म सुनाई दे रहा है, इसलिए बिंदी च के ऊपर लगेगी। कंघी, अंग, क के बाद अंग की ध्वनि सुनाई दे रही है, इसलिए बिंदी क के ऊपर लगेगी। न, म की ध्वनि के बाद यदि य, र, ल, व सुनाई दे या आगे भी पंचम वर्ण हो तो इन्हें बिंदी के रूप में नहीं लगाया जाता, आधा न ही लिखा जाता है। जैसे अन्य, जन्म, उन्होंने, गन्ना। अब यहाँ आप देख रहे हैं पहला शब्द है अन्य, यहाँ न के बाद य है, इसलिए यहाँ पर बिंदी नहीं लगेगी, न को आधा लिखा जाएगा। अनुनासिक। उच्चारण करते समय जब वायु मुख के साथ साथ नासिका से भी बाहर निकले तो ऐसे स्वर अनुनासिक कहलाते हैं, जैसे पांच, आंख, चांद, गांव आदि। अनुनासिक से जुड़ा एक विशेष नियम, शिरोरेखा के ऊपर निकली मात्राओं के साथ अनुनासिक को बिंदी के रूप में लगाते हैं, जैसे मैं, नहीं, सिंचाई, 64 आदि। यहाँ यह भी ध्यान रखें कि मात्राओं पर लगी हर बिंदी अनुनासिक नहीं होती। अगर उसमें न, म की ध्वनि आए तो वह अनुस्वार ही होगी। यदि ध्वनि ना सुनाई दे तो वह अनुनासिक होगी। जैसे हिंदी, बिंदिया, न की ध्वनि सुनाई देने के कारण यहाँ अनुस्वार है। सिंचाई, खींचाई, ई ध्वनि सुनाई देने के कारण यहाँ अनुनासिक है। आइए अब देखते हैं कि विसर्ग क्या है। विसर्ग का प्रयोग केवल संस्कृत शब्दों में ही किया जाता है, जैसे अतः, प्रातः, अंततः, फलतः आदि। विसर्ग ध्वनि का उच्चारण ह के समान होता है। अयोगवः। अनुस्वार और विसर्ग दोनों ध्वनियां न स्वर हैं और न व्यंजन, इन दोनों के साथ योग नहीं है, अतः ये अयोगवः कहलाती हैं। ये केवल 2 हैं, अंग और अह। अब हम देखते हैं कि उच्चारण स्थान किसे कहते हैं। मुख के वे भाग जो वर्णों के उच्चारण में मदद करते हैं उच्चारण स्थान कहलाते हैं। वर्णों के उच्चारण के समय जिह्वा इन्हीं भागों को छूकर निकलती है। प्रमुख उच्चारण स्थान हैं कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ और नासिका। स्वरों के उच्चारण स्थान के बारे में जानते हैं। अ, आ का उच्चारण स्थान है कंठ, ई का तालु, उ का ओष्ठ, री का मूर्धा, ऐ का कंठ व तालु दोनों हैं। औ का उच्चारण स्थान है कंठ व ओष्ठ और अह का उच्चारण स्थान है कंठ। अंग का नासिका। व्यंजन किसे कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 33 हैं। व्यंजन के 3 भेद हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतःस्थ व्यंजन और तीसरा ऊष्म व्यंजन। तो आइए जानते हैं स्पर्श व्यंजन के बारे में। जिन व्यंजनों का उच्चारण कंठ, होंठ, जिह्वा आदि के स्पर्श द्वारा होता है वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क से लेकर म तक स्पर्श व्यंजन है। इन व्यंजनों के 5 वर्ग हैं। तो आइए जानते हैं उन 5 वर्गों के बारे में। क वर्ग क, ख, ग, घ, ण।
च वर्ग च छ ज झ ञ, ट वर्ग ट ठ ड ढ ण, त वर्ग त थ द ध न, और पांचवा और अंतिम वर्ग है प वर्ग प फ ब भ म। आइए अब जानते हैं अंतःस्थ व्यंजन के बारे में। अंतःस्थ का अर्थ है बीच में स्थित। इनके उच्चारण में जीभ मुख के किसी भाग को नहीं छूती है, इसी कारण इन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहा जाता है। ये केवल 4 हैं: य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन। इन वर्णों के उच्चारण से मुख में हल्की सी गर्माहट महसूस होती है, इसी कारण इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ये भी 4 हैं: श, श, स, ह। अब देखते हैं कि अन्य वर्ण कौन कौन से हैं। इनमें ड़ तथा ढ़ ध्वनियाँ हैं। इन वर्णों से कोई शब्द शुरू नहीं होता, ये कहीं भी आ जाते हैं, जैसे लड़का, सड़क, पढ़ाई, लकड़ी, साड़ी आदि। आइए अब देखते हैं कि संयुक्त व्यंजन एवं संयुक्ताक्षर क्या हैं। हिंदी वर्णमाला में एक से अधिक वर्णों के मेल से बने 4 व्यंजन हैं: श्र, क्ष, ज्ञ और त्र। इन वर्णों को वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। संयुक्त व्यंजनों से बनने वाले शब्द हैं श्रम, श्रमिक, कक्षा, रक्षा, ज्ञान, अज्ञात, पत्र, चित्र आदि। इसके अलावा भी कुछ वर्ण एक से अधिक वर्णों के मेल से बने हैं। इन वर्णों को संयुक्ताक्षर कहा जाता है। मह, स्न, प्र, ज्य, क्य, श्य, त्व, ण्य, स्व, त्य आदि। संयुक्ताक्षर से बनने वाले शब्द हैं कुम्हार, निम्न, तुम्हारा, प्रचार, प्रभात, न्याय, क्यारी, क्यों, पश्चिम, पश्चात, महत्व, त्योहार, प्यास, स्वागत, स्वाद आदि। आगत यानी विदेशी वर्ण। विदेशी भाषाओं से जो वर्ण हिंदी में आ गए हैं उन्हें आगत वर्ण कहा जाता है। ये 3 हैं: ज, फ और औ। आधे चांद के रूप में लगने वाली इस ध्वनि का प्रयोग केवल अंग्रेजी के शब्दों में किया जाता है। यह आ और ओ के बीच की ध्वनि है, जैसे बॉल, कॉल, हॉल, डॉक्टर, डॉल आदि। ज यह आगत वर्ण फारसी से लिया गया है। अंग्रेजी में इसके लिए जेड का प्रयोग किया जाता है, जैसे सजा, SAZA, जमीन, ZAMEEN आदि। विशेष ड और ढ ध्वनियाँ ड़ और ढ़ से भिन्न हैं। ये दोनों कभी शब्द के प्रारंभ में नहीं आती। फ यह आगत वर्ण अरबी से लिया गया है। अंग्रेजी में इसके लिए एफ का प्रयोग किया जाता है, जैसे शरीफ, SHAREEF, कफन, नफरत आदि। अब देखते हैं कि व्यंजनों के उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं। उच्चारण स्थान है कंठ, और कंठ से बोले जाने वाले वर्ण हैं क, ख, ग, घ, ण, ह। इन्हें कंठ्य कहते हैं। तालु, तालु से बोले जाने वाले वर्ण हैं च, छ, ज, झ, य, य, श। इन्हें तालव्य कहते हैं। मूर्धा, ट, ठ, ड, ढ, ण, र, श। इन्हें मूर्धन्य कहते हैं। दंत, त, थ, द, ध, न, ल, स। इन्हें दंत्य कहते हैं। ओष्ठ, प, फ, ब, भ, म। इन्हें ओष्ठ्य कहते हैं। ये था वर्ण विचार भाग 1। आशा है आप सभी वर्ण विचार के बारे में जान चुके होंगे। मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मधु कलश चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।